Okay, good afternoon. Good afternoon, sir. Yeah, Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. good afternoon. Good afternoon, sir ji. Good afternoon, Raju. Yes. So, yes, good afternoon. हमारा केस टेकिंग कंप्लीट हुआ। केस टेकिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। येस सर कालचं रेकॉर्डिंग मिळू शकेल का? हो, ते रेकॉर्डिंग सर्वच मिळणार आहे। त्याच्यावर वर्क सुरू आहे। ते वर्क कंप्लीट झाल्यानंतर सर्व व्हिडिओज तुम्हाला YouTube वर मिळतील। थँक्यू सर. तर आज आपण सुरू करणार आहे केस एनालिसिस, राइट? How to do the case analysis or how to approach the case. केस एनालिसिस ये आपके स्क्रीन पे रहा, आप देख सकते हैं। ओके, केस एनालिसिस के कुछ 7 to 8 पॉइंट्स है। ये पॉइंट अगर हमारे आप अगर ध्यान में रखते हैं तो किसी भी केस का एनालिसिस करना बहुत सिंपल इजी हो जाता है। How to approach first, how to approach the case, then what and which symptoms are more important, which symptoms are less important, what is the action and scale of disease, what is miasm, what is journey of disease, what is journal, what are journals, then what are the mental symptoms, dispositions, will, intellect, morals, then reactions, etc. तो इस तरह से हम केस को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे मेन होता है एनालिसिस ऑफ केस। तो एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस ऑफ केस इज टोटली डिपेंड ऑन द केस टेकिंग। आपने कैसी केस ली है, कितनी डिटेल ली है, आपको केस टेकिंग करते करते क्या दिखा, क्या मिला, क्या ऐसा पिक्यूलियर आपने ऑब्जर्व किया, क्या पिक्यूलियर आपको एक्सप्रेशंस मिले पेशेंट के, कुछ उसमें पिक्यूलरिटी है क्या, कुछ रेयर है क्या, क्योर है क्या, ये हम जो केस टेकिंग करते हैं तब हमें ऑब्जर्वेशन में ये अलग करके लिखना चाहिए कि ये दैट दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। ऐसा कुछ हेडिंग डाल के आप उसे लिख सकते हैं और वो ऑब्जर्वेशन दैट इज द परफेक्ट साइंस एंड सिम्टम ऑफ दैट पेशेंट। तो ये इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो वो केस एनालिसिस में आपको कहाँ लेना है और कहाँ नहीं लेना है ये समझ में आएगा। तो केस एनालिसिस करते वक्त अगर आपने कुछ आपके एक्सपीरियंस से, आपके ऑब्जर्वेशन में से और आपके अंडरस्टैंडिंग में से अगर कुछ लिख के रखा है, कुछ आपको मिला है, तो आप अकॉर्डिंग टू मायजम उसको कैसे रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना है और रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके आप उसको रेपर्टराइजेशन में लेना है कि आपको उसको मेडिसिन सिलेक्शन में यूज करना है। ये हमें समझ में आता है केस एनालिसिस पर से। तो फ्रॉम द चिप कंप्लेंट एंड एसोसिएटेड कंप्लेंट्स मेक नोट ऑफ एनी PQRS सिम्टम्स, फिजिकल जनरल सिम्टम्स और फिजिकल पर्टिकुलर सिम्टम्स। तो PQRS हमें ओनली मेंटल्स में नहीं दिखना है, PQRS सिम्टम्स ओनली हमें फिजिकल्स में नहीं दिखना है और या फिर हमें जनरल्स में दिखना है। होल केस में आपको क्या PQRS दिखे, इसलिए आप केस टेकिंग पूरी कंप्लीट होने के बाद आप एक हेडिंग लिखिए कि माय ऑब्जर्वेशंस, और केस एनालिसिस में आपने जो ऑब्जर्व किया है, आपको जो दिखा है, आपने जो अंडरस्टैंड किया है, उसको आपको लिखना है। एक तो आप माय अंडरस्टैंडिंग लिखिए या फिर माय ऑब्जर्वेशन लिखिए और उसके अंदर ये सिम्टम्स लिखिए PQRS। सो चिप कंप्लेंट्स में आपको क्या दिखा?
चिप कंप्लेंट्स में अगर कोई सिम्टम है जो पर्टिकुलर किसी पीरियड पे, किसी टाइम पे, किसी एटमॉस्फेयर में, स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर में या फिर डे नाइट में कहाँ उस ऐसा सिम्टम है जो उसका एग्रीवेट हो रहा है या फिर उसमें आपको सिवियरिटी दिख रही है या फिर आउट ऑफ कंट्रोलनेस दिख रहा है कुछ, तो इस तरह का सिम्टम्स आपको लेना है। जैसे कि अभी एक पेशेंट मेरे पास आया, तो पेशेंट का एक प्रोमिनेंट सिम्टम था कि नेक पेन एग्रीवेट ऑन लाइंग डाउन। अब इस पॉइंट को, इस सिम्टम्स को जो लाइंग डाउन पोजीशन में ही वर्स हो रहा था, अब ये पॉइंट को आप किस तरह से लेंगे, कौन बताएगा? यस, who will explain this symptom according to aggravation on lying down position? कौन बोलेगा? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस डिजेनरेटिव चेंजेस की केस थी जिसमें एक ही सिम्टम ऐसा मिला जो बहुत ही प्रोमिनेंट था कि सिम्टम्स एग्रीवेट ऑन लाइंग डाउन। बेसिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के सिम्टम्स लाइंग डाउन में एम्यूलरेशन होता है, पेशेंट को रिलीफ फील होता है, लेकिन लाइंग डाउन पोजीशन में अगर वो एग्रीवेट हो रहा है, वर्टाइगो एग्रीवेट ऑन लाइंग पोजीशन, वर्टाइगो, हेडेक, नेक पेन, टिंगलिंग एग्रीवेट ऑन लाइंग डाउन पोजीशन। तो इस सिम्टम को हमें किस तरह से कंफर्म करना है इसमें, और हमें एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या देखना है, क्या पेशेंट को पूछना पड़ेगा? कौन बोलेगा? सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ही सिंपल है, लेकिन किस तरह से हम इसको कंफर्म करेंगे, किस तरह से हम इसका एनालिसिस करेंगे? सर सॉफ्ट टच नी ऍग्रीवेशन होत असेल मे बी, जसं पिलोवर जर झोपलं तर पिलो इज अ सॉफ्ट टच मुळे त्याला ऍग्रीवेशन होत असेल असं आपण घेऊ शकतो। हमें इसमें हमारा कुछ भी ये नहीं स्लीपिंग एग्रावेशन सर, जी, सोते समय स्लीपिंग एग्रावेशन है क्या? सोते समय पूछना है। lying down aggravation, not sleeping aggravation. Aggravation from touch. Yes, Aggravation from touch. aggravation from touch. What type of touch? What type of touch? देखो, पेशेंट ने ये सिम्टम बताया कि लाइंग डाउन पोजीशन में उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, तो हमें ये सिम्टम कंफर्म करना है रेपर्टाइजेशन के लिए कि ये सिम्टम हम ले सकते हैं कि नहीं, है ना? क्योंकि लाइंग डाउन पोजीशन में अगर पेशेंट फील्स अनकंफर्टेबल, जो मोस्टली कंफर्टेबल होना चाहिए, मोस्टली कंफर्टेबल पोजीशन होती है लाइंग डाउन, बिकॉज लाइंग डाउन पोजीशन गिव्स द रेस्ट टू बॉडी एंड माइंड, और वही नहीं है, that symptom become PQRS, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, that may be the syphilitic symptom, क्योंकि केस डिजेनरेटिव चेंजेस की है, that means केस इज syphilitic, so हमें syphilitic ढूंढना है, तो PQRS ये syphilitic symptoms होते हैं। तो इसमें ये केस में ये सिफिलिटिक सिम्टम मिला, तो हमें उसको किस तरह से लेना है, फिर उसे हमें पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि ये किस टाइप का सिम्टम है। एग्रीवेशन ऑफ सिम्टम है, लेकिन ऑल सिम्टम्स विल एग्रीवेट ऑन लाइंग डाउन पोजीशन। तो पहला क्वेश्चन ये कि आपके कौन से सिम्टम्स लाइंग डाउन पोजीशन में एग्रीवेट होते हैं। अगर उसे कुछ एब्डोमिनल सिम्टम्स है, कुछ फिजिकल जनरल सिम्टम्स है, या फिर ओनली पेन, नेक पेन है, अगर ऑल सिम्टम्स उसके एग्रीवेट ऑन लाइंग पोजीशन है तो इट इज वेल एंड गुड, हमारे लिए बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। देन लाइंग डाउन पोजीशन में फिर आपको और पर्टिकुलर पे जाना पड़ेगा कि
which type of lying down position aggravate, on sidewise or on back or on chest, है ना? तो on back, lying down position on back aggravates all the symptoms. जो symptoms उसने बताए, tingling, neck pain, headache, vertigo, giddiness, ये सब कंप्लेंट उसके lying down position में aggravate होते हैं जब वो back पे सोती है पेशेंट. और vertigo aggravates on turning the position, turning the sideways. तो मेन जैसे कि मोस्टली ये कॉमन सिम्टम हो जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कि पोस्चुलर वर्टाइगो, जैसे कि चक्कर, करवट लेते हैं तो चक्कर आता है. तो ये इट इज मतलब ये जो भी डिस्क के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो स्लिप डिस्क होती है या फिर जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होते हैं, देन और रिलेटेड टू जो भी सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम्स है उसमें ये मोस्टली होता ही है, वर्टाइगो ऑन चेंजिंग द पोस्चर. यस, तो हमें अभी इसमें ये देखना है कि ऑल सिम्टम्स एग्रीवेटेड ऑन लाइन पोजीशन. यस, ऑल सिम्टम्स आर एग्रीवेटेड ऑन लाइन पोजीशन एंड ऑन बैक. अब ये ओनली लाइन डाउन पोजीशन में ही एग्रीवेट हो रहे हैं कि ड्यूरिंग स्लीप भी एग्रीवेट हो रहे हैं, डे टाइम में एग्रीवेट हो रहे हैं, नाइट टाइम में एग्रीवेट हो रहे हैं, ये भी डिटेल में देखना है. तो जब भी वो डे हो कि नाइट हो, लाइन डाउन पोजीशन में सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ओनली नाइट एग्रीवेशन है या फिर डे एग्रीवेशन है. इट इज कॉमन, ओनली द पोजीशन इज लाइन डाउन एग्रीवेशन. सो दिस इज पर्टिकुलर सिम्टम एंड दिस इज सिफिलिटिक सिम्टम. तो ये उस केस में इंपॉर्टेंट सिम्टम हो गया. देन अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम है, तो उसका रीजन क्या हुआ, उसका कॉन्फ्लिक्ट क्या आएगा, कौन बोलेगा? मानहानि सर. यस, मानहानि है ना, इंसल्ट, राइट, सेल्फ डिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन बाय मोस्टली राइट साइडेड प्रॉब्लम थे तो सीनियर पर्सन. तो वहां पे हमें सिम्टम मिला कि एलिमेंट्स फ्रॉम इंसल्ट एंड निग्लेक्टेड फीलिंग फ्रॉम द साइड ऑफ हस्बैंड. और इस पर से उसकी मेडिसिन आई अर्जेंटिकम नाइट्रिकम, जो लाइंग डाउन पोजीशन में 3 मार्क्स के लिए. तो इस तरह से हमें एनालिसिस करना है केस का. और मोस्टली जो फर्स्ट सिम्टम है, फर्स्ट पॉइंट है कि चीफ कंप्लेंट्स में, एसोसिएटेड कंप्लेंट्स में हमें फाइंड आउट करना है PQRS सिम्टम्स. तो एनालिसिस ऑफ केस और केस एनालिसिस का फर्स्ट पॉइंट है PQRS सिम्टम्स फाइंड आउट करना. ओके, आप इसको नोट डाउन करो या फिर आप इसका फोटो भी निकाल के रख सकते हैं. देन स्पीयर ऑफ एक्शन विद द स्पीड ऑफ डिजीज. तो स्पीयर ऑफ एक्शन क्या है? जैसे ये केस का स्पीयर ऑफ एक्शन क्या था, सर्वाइकल डिस्क है ना. यस, तो सर्वाइकल डिस्क है मतलब हमें उस पर से कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा कि सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो मोस्टली ईगो हर्ट, स्टिंग हर्ट, इंसल्ट एंड डिवैल्यूएशन. देन स्पीड ऑफ डिजीज पर से हमें समझ में आएगा कि स्पीड ऑफ पेशेंट एंड स्पीड ऑफ मेडिसिन. तो स्पीड ऑफ डिजीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें स्पीड ऑफ मेडिसिन भी देखना है उस पर से. देन स्पीड ऑफ एक्शन पर से आप रूब्रिक ले सकते हैं, स्पीड पर से भी रूब्रिक ले सकते हैं. अगर फास्ट प्रोग्रेसिंग डिजीज है, स्लो प्रोग्रेसिंग डिजीज है, उस पर से भी हम जनरलिटीज में रूब्रिक्स ले सकते हैं. देन स्पीयर ऑफ एक्शन पर से जो मोस्टली पैथोलॉजिकल केसेस होते हैं, डीप प्रोग्रेसिव पैथोलॉजी की जो केसेस होते हैं, उसमें हम स्पीयर ऑफ एक्शन के भी रूब्रिक्स ले सकते हैं, लोकेशन वाइज रूब्रिक्स ले सकते हैं. देन मायाजम, थर्ड पॉइंट इज मायाजम. नाउ फाइंड आउट द मायाजम. तो जो हम केस देखते हैं तो मायाजम हमें किस किस पॉइंट पर से, किस किस सिम्टम्स पर से
कंफर्म करना है कि ये माइजम है। तो सबसे पहले चिप कंप्लेंट्स, राइट, देन पैथोलॉजी, देन डिजीज, टाइप ऑफ डिजीज, देन मेंटल्स। तो इन सब एग्रीवेशन एम्लोरेशन पर से भी हम माइजम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट होते हैं जिस पर से जो मोस्टली पैथोलॉजी पर से हम जो माइजम निकालते हैं वो कंफर्म करने के लिए ये सब पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि अगर माइंड में कुछ है, जनरल्स में कुछ है, पेशेंट के एग्रीवेशन एम्लोरेशन में कुछ है, तो उस पर से हम माइजम कंफर्म करते हैं। तो माइजम, विदाउट माइजम आप किसी भी मेडिसिन को सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो मेकअप्स होते हैं पेशेंट की, जैसे मेंटल मेकअप, फिजिकल मेकअप, जनरल मेकअप, डिजीज मेकअप एंड माइजमेटिक मेकअप, ये 5 मेकअप्स है जो हम होल केस में कंसिडर करते हैं। तो इन मेकअप्स पर से उसमें जो माइजमेटिक मेकअप आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर वहां पे आपने कितनी भी अच्छी केस ली है और वहां पे अगर माइजम रॉन्ग हो गया तो केस इंप्रूव ही नहीं होगी। इसलिए माइजम, मेकअप ऑफ माइजम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, देन from the miasm, from the above 2 parameters and with the help of mind arrive on the predominant miasm. Yes, तो पूरी हिस्ट्री, जैसे कि जर्नी ऑफ डिजीज हमने केस टेकिंग में देखा, जर्नी ऑफ डिजीज में हम माइजम कंफर्म करते हैं कि चाइल्डहुड में क्या था, कौन सी डिजीजेस हुई थे, देन एडल्टहुड में क्या और ओल्ड एज में क्या है। तो किस किस माइजम से पेशेंट गया है, सोरा में क्या क्या हुआ था, साइकोसिस में क्या क्या हुआ, देन सिफिलिटिक में क्या है, राइट। सो यहाँ तक 3 पॉइंट हुए। 3 पॉइंट में आपको क्या समझ में आया? आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस, यस, एनीवन? तो यहाँ तक क्लियर है सबको? जो लोग क्लिनिक में बैठे हैं या फिर घर में रिलैक्स बैठे हैं, वो अपना वीडियो ऑन कर रख सकते हैं ना। जो डॉक्टर्स क्लिनिक में हैं, बैठे हैं, ओपीडी में हैं अपने, वो लोग वीडियो ऑन करके तो बैठ सकते हैं। यस, तो यहाँ तक सबको क्लियर है हमें किस तरह से एनालिसिस करना है? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है PQRS सिम्टम्स फाइंड आउट करना, देन स्पीड ऑफ डिजीज एंड स्पीड ऑफ एक्शन। स्पीड ऑफ डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रॉन्ग हो गए तो मेडिसिन भी रॉन्ग हो सकती है। इसलिए स्पीड ऑफ डिजीज कंसिडर करना, देन स्पीड ऑफ एक्शन। स्पीड ऑफ एक्शन भले ही आप जो डीप पैथोलॉजिकल केसेस होते हैं उनमें कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए स्पीड ऑफ डिजीज और स्पीड ऑफ डिजीज ये आपको पता होना चाहिए हमें कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। देन माइजम तो आपको हर केस में देखना है। देन जर्नी ऑफ डिजीज। जर्नी ऑफ डिजीज के लिए मैंने अभी बोला कि जर्नी ऑफ डिजीज ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? जर्नी ऑफ डिजीज हमें केस को रिवर्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टोटल जर्नी ऑफ डिजीज पता है तो आप पेशेंट को एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट जो होने वाला है वो पेशेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जर्नी ऑफ डिजीज पर से आपका रेपुटेशन बढ़ेगा, आपका पेशेंट को लगेगा कि माय डॉक्टर इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, तो वो आपका क्रेडिट बढ़ाएगा। इसलिए जर्नी ऑफ डिजीज लेना हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेशेंट के लिए, कि जर्नी ऑफ डिजीज ये इट इज द मिरर ऑफ आवर सक्सेस। अगर प्रॉपरली आप जर्नी ऑफ डिजीज लेते हैं तो आपको रिवर्सल में उसकी पूरी हेल्प मिलेगी, क्योंकि रिवर्सल ऑफ डिजीज दैट इज द, अगर पेशेंट 7 लेयर का डिजीज लेके आए तो आपको फर्स्ट लेयर पे किस तरह से जाना है। अगर पेशेंट फर्स्ट लेयर पे जाता नहीं या फिर बीच में ही पेशेंट, जैसे कि पेशेंट 7th लेयर से डायरेक्ट न्यूरोएक्टोडर्म पे आ गया, दैट मीन्स दिस इज आल्सो द हेरिंग्स लॉ। और इसका एक और मीनिंग होता है, दैट मीन्स द पेशेंट मे बी हिस्टेरिकल। Why? That is the recovery is also hysterical. डायरेक्ट एक लेयर से दूसरे लेयर पे, इस तरह से भी
जैसे कि सर ने एक केस में इस तरह का सिम्टम लिया था कि जैसे कि फर्स्ट उसको स्किन डिजीज हुआ और डायरेक्ट पेशेंट 7th लेयर में चलेगा, तो दैट इज द हिस्टेरिकल भी सिम्टम उसमें आप ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत केसेस में होता है जो डायरेक्ट जंप करता है पेशेंट, तो दिस इज हिस्टेरिकल जर्नी ऑफ डिजीज। तो जर्नी ऑफ डिजीज किस तरह से लेना चाहिए और किस तरह से लेना इंपॉर्टेंट है। जर्नी ऑफ डिजीज के लिए आप एक चार्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि चार्ट वाइज फर्स्ट लेयर में क्या हुआ, सेकंड लेयर में क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू एज वाइज, अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू लेयर, और देन मायाजम। इस तरह से आप चार्ट बना के उसको लिख सकते हैं। तो journey of disease is any recurrent illnesses in past or suffered from any major illness or any history of suppression, trace the progression of SORA, psychosis and syphilis. Yes, according to मायाजम आप चार्ट बनाओ, सोरिक डिजीजेस क्या हुए, साइकोटिक डिजीजेस क्या क्या हुए, देन सिफिलिटिक डिजीज। फिर हमें वापस रिवर्सल किस तरह से मिलेगा कि सिफिलिटिक गया, देन साइकोटिक में क्या था उसको, वो आया कि नहीं आया। जब तक आता नहीं तब तक हमें वेट करना है। देन साइकोसिस के बाद सोरा में पेशेंट आने के बाद सबसे बड़ी परेशानी होती है सोरा की, क्योंकि सोरा ना पेशेंट को सोने देता है ना हमें सोने देता है, क्योंकि जब पेशेंट को इचिंग हो जाती है तो मोस्ट पेशेंट गड़बड़ ही कर देते हैं कि सोरा ठीक नहीं हो रहा है, सोरा ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जब पेशेंट सोरा में आता है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और पेशेंट को भी पेशेंस रखने के लिए सिखाना पड़ेगा कि किस तरह से ये, क्योंकि ये टोटली डिपेंड होता है आपके नॉलेज पे, आप किस तरह से पेशेंट को कन्विंस कर रहे हैं, किस तरह से पेशेंट को बता रहे हैं कि हमें किस तरह से वेट करना है, क्या होने वाला है ये हमें प्रेडिक्ट करना है। इसलिए प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज में सोरा में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सोरा में अगर पेशेंट ने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी तो होल केस वहां पे रिवर्स हो जाएगी, पेशेंट फर्स्ट से वापस 7th में चले जाएगा। इसलिए सोरा में आपको बहुत पेशेंस रखना है। और जर्नी ऑफ डिजीज इसीलिए हमें इंपॉर्टेंट होती है कि किस तरह से कहां पेशेंट को किस तरह से आपको प्रिडिक्ट करना है, क्या क्या बताना है, और किस तरह से पेशेंट से वेट करवाना है। यस, देन द 5th पॉइंट इज जनरल्स में जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पूरे पॉइंट्स उसमें कवर होने चाहिए, थर्मल थर्स्ट, साइट, स्पीड ऑफ पेशेंट, पर्सपिरेशन, स्लीप, फिजिकल सेंसिटिविटी टू सन, दैट इज फिजिकल सेंसिटिविटी एंड मेंटल सेंसिटिविटी। देन सेंसिटिविटीज में मोस्टली सन, नॉइस, ओडर, लाइट, टाइट क्लोथिंग एंड टच। तो ये सब पॉइंट्स हमें कवर करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें नोट्स भी बनाने हैं, मेकिंग नोट्स ऑफ व्हाट इज द PQRS इन जनरल्स। यस, तो वो PQRS में सिपिलिटिक क्या है, इसे आप बोल्ड करके लिख सकते हैं और वो रेपर्टाइजेशन में ले सकते हैं। लेकिन हर चीज जो आप मार्क कर रहे हैं, जो लिख के रख रहे हैं, उसे अंडरलाइन कर रहे हैं, तो वो हर पॉइंट आपको कंफर्म करना है, हर तरह से कंफर्म करना है कि दिस इज राइट और रॉन्ग। अगर वो हर तरह से कंफर्म होता है कि ये ऐसा ही है, तभी उसे आपको लेना है। जिस तरह से मैंने माइंड में आपको बताया कि लाइंग डाउन पोजीशन, फिर वो अगर लाइंग डाउन पोजीशन ओनली डे में रहती थी तो हम वहां पे डे लेते थे, अगर नाइट में है तो नाइट लेते थे, लेकिन वो जनरल था। कभी भी सोने तो लाइंग पोजीशन इज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर दैट पेशेंट, एग्रीवेट्स ऑल सिम्टम। इसीलिए हर सिम्टम्स की डिटेल में जाओ, जब तक पेशेंट आंसरलेस नहीं बन जाता है, स्टॉप नहीं हो जाता है कि नहीं अब इसके आगे कुछ नहीं, तब वो कंफर्म हो जाएगा। इसलिए जनरल्स में भी आपको PQRS नोट्स बनाने हैं, तो वो नोट्स में मोस्ट स्ट्रॉन्गफुल क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, वो आपको लेना है। देन जैसे कि आप जनरल्स में थर्मल, थर्स्ट, देन साइट, ये तीनों भी पॉइंट ऐसे है कि कब कंसीडर नहीं करना है। कौन बोलेगा?
वैसे ये पॉइंट हमने कवर अप किए केस टेकिंग में, तो ये पॉइंट कब हमें कवर नहीं करना है, इन विच केसेस, यस, सिफिलिटिक केस, ओके, सिफिलिटिक केस। तो all syphilitic cases or some exceptional syphilitic cases? नहीं, जहां पर मिलता है वहां पे कंसिडर किया ठीक है, लेकिन प्योर सिफिलिटिक जो केसेस थे लास्ट स्टेज पे, उस पे कंसिडर नहीं करना चाहिए, वहां पे थर्मल डिस्टर्ब हो जाता। सपोज कोमा की केस है, वहां पे थर्मल आपको लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है सर, नहीं, वहाँ पे नहीं। नहीं लेना है, नहीं लेना है सर, नहीं लेना है, ओके। कौन कौन बोल रहा है कि नहीं लेना है? आप हैंड रेज करो, डिजिटल हैंड रेज करो कि किस कौन कौन नहीं लेगा कोमा के केस में थर्मल्स। यस, माल में सर, हरिओम सर, नरेश, पवन कुल्ली, 3 पीपल, 4, आंचल बियानी 4, और है कोई? तो आपका कहना है कि कोमा के पेशेंट में थर्मल्स नहीं लिए तो भी चलेगा, राइट? 7 participants raise hand out of 36 and 29 people agree that thermals are important in coma's patient. Yes, majority is the answer. क्योंकि आपको जब भी आप कोमा का पेशेंट देखने जाएंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि पेशेंट किस तरह से कवर्ड अप है या फिर कवर्ड अप नहीं है। अगर पेशेंट कवर्ड अप है तो आप कवर हटा के देखो, पेशेंट की आंख के ऊपर अगर कुछ ऐसे जो बोलते हैं ना अपन, शहारे आ गए, क्या बोलते हैं उसको आप? गूज़बम्प। गूज़बम्प्स, वेरी गुड। तो जैसे ही आप कवर हटाते हैं और पेशेंट के पूरे हेयर्स टाइट हो जाते हैं, गूज़बम्प्स होते हैं, शहारे आते हैं, दैट मींस दैट पेशेंट इज चिल। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इन ऐसी ही होते हैं, आईसीयू में होते हैं, तो that person, that patient is sensitive to cold, right? तो ऐसे केस में भी आप नहीं लेंगे चिली? यस, जिन्होंने हैंड राइज किए थे वो आंसर दो कि ऐसे केस में आप थर्मल्स लेंगे कि नहीं पे। सर अगर ऑब्जर्वेशन से थर्मल्स मिलते हैं तो लेना चाहिए, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर कंसिडर नहीं करेंगे उसे। यस, तो आपने ऑब्जर्व किया, मैंने पहले ही बोला था कि पीक्यूआरएस आपको किस में बनाने हैं, जो आपने ऑब्जर्व किया, राइट? आपको पीक्यूआरएस देखना है तो फिर आपका ऑब्जर्वेशन वहां पे मस्ट हो जाता है ना। आपका ऑब्जर्वेशन पे जो पीक्यूआरएस मिलेगा दैट इज द कंफर्मेटरी सिम्टम्स, 100% श्योर है। तो अगर आपको ऑब्जर्वेशन में मिल रहा है, गूज़बम्प्स आए हैं, दैट मींस पेशेंट इज चिलिंग। और अगर उसे कुछ नहीं होता है, दैट इज द पेशेंट इज हॉट। इन फुल एसी में भी पेशेंट इज कंफर्टेबल, देन इट इज हॉट पेशेंट। तो ऐसे केसेस में भी हमें, अब ये तो प्योर सिफिलिटिक केस है, फिर भी हम उसे कंसिडर कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि सिफिलिटिक केसेस में मायाजम नहीं देखना है, सॉरी थर्मल्स नहीं देखना है। यस, तो ओनली थर्मल्स कहाँ नहीं देखना है?
ओनली Hysterical क्लिनिकल केसेस में हमें थर्मल्स कंसिडर नहीं करना है। लेकिन जो सिपिलिटिक केसेस है जहां थर्मल्स मिल रहा है, हमारे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि दिस पेशेंट इज सेंसिटिव और लेस टॉलरेंस टू कोल्ड और हॉट, देन उसे वहां कंसिडर करना ही है। यस, राइट। सर एक प्रैक्टिस मध्ये ऑब्जर्व करने बहुत बार प्रैक्टिस में ऑब्जर्व करने हाँ, पेशेंट एक्चुअली है बट जो रेमेडी सिलेक्ट हुई है, जो हमें लगता है कि रेमेडी है वो हॉट है, तो कई बार वो मेडिसिन देने से भी पेशेंट को बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। हाँ होता है ना, बिल्कुल 100% होता है। इसीलिए तो सर ने केस टेकिंग के सबसे लास्ट पार्ट में बताया था कि नो रूल इज हार्ड एंड फास्ट। अगर आपको आपके ऑब्जर्वेशन में से, आपके एक्सपीरियंसेस में से कुछ अलग दिख रहा है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस जी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यस यस लेकिन मेरा पॉइंट ये था कहने का कि सिपिलिटिक केसेस में जैसे 7 डॉक्टर्स ने कहा है कि थर्मल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट इन सिपिलिटिक, लेकिन सिपिलिटिक केसेस में भी थर्मल्स इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं कल आपको एक सिपिलिटिक केस दिखाऊंगा, कोमा की केस दिखाऊंगा जिसमें थर्मल्स कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यस, राइट। अगर आपकी रेमेडी रॉन्ग हो जाती है तो पेशेंट, एक तो जो कोमा टाइप केसेस है तो इसमें से आपके हाथ में बहुत कम टाइम होता है और बहुत शॉर्ट पीरियड में आपको चमत्कार दिखाना होता है, राइट, रिजल्ट देना होता है। तो ऐसे केसेस में हम किसी बात के लिए वेट नहीं कर सकते हैं। हमारा डिसीजन, हमारा एनालिसिस, हमारा रेपर्टाइजेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ऐसे केसेस में बहुत हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, हमारा एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए, रूब्रिक सिलेक्शन परफेक्ट होना चाहिए। फिर आप किस PQRS को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और किस सिम्टम्स को नहीं दे रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। यस, राइट। तो जनरल्स हमने देखा एनालिसिस में। नाउ माइंड डिस्पोजिशन। तो माइंड में हमें क्या क्या देखना है, तो पेशेंट किस टाइप का है, तो आपने मेंटल्स लिए हैं, मेंटल्स में आपने जो जो आपको प्रोमिनेंट दिखा उसे आप बोल्ड करके लिखिए या फिर अंडरलाइन करके लिखिए या फिर उसे हाईलाइट कीजिए। सो एंग्री है, माइल्ड है, एल्डिंग है, विपिंग है, हॉटी है, टिमिड है, सार्केस्टिक है, कंटेम्प्टुअस है, लोकेशियस है, क्वाइट है, कंटेंडेड है, डिसकंटेंडेड है, कॉरलसम है, फाइटर है, रिवॉल्टर है, इंडिफरेंट है, एप्रेंसिव है, फियरफुल। किस टाइप का है, माइंड में उसके क्या क्या है, देन इसमें से उसकी डिस्पोजिशन क्या है, एंड इसमें से उसकी रिएक्शन क्या है। तो ये सब सिम्टम्स हमें अंडरलाइन करके हमें आपको या फिर आप अलग करके लिख सकते हैं कि डिस्पोजिशन, ये डिस्पोजिशन है। देन रिएक्शन ले सकते हैं आप। देन उसके नेचर में आप डालो, जो कॉमन चीजें आपको दिख रही है, जो बार बार उसके हिस्ट्री में सामने आ रही है, उसे आप लिखो। अभी देखो एक केस आई थी, केस थी कि एक 7 इयर्स का लड़का था जो बार बार रिकरेंटली उसे कफ कोल्ड, बार बार इल होता था, रिकरेंटली कोल्ड कफ, देन ब्रोंकाइटिस, फीवर, ये रिकरेंटली हो रहा था सिंस द बर्थ। अब उसमें मेरे असिस्टेंट ने हिस्ट्री लिया कि मोस्टली प्रेगनेंसी हिस्ट्री कवर अप किया, और प्रेगनेंसी हिस्ट्री के पहले उनका पेरेंट्स का लव मैरिज था। तो लव मैरिज करने के बाद घर वालों ने, मतलब हस्बैंड के घर वालों ने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो क्लोज रिलेटिव्स होने के बाद भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो अलग रहते थे और उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था। इवन ये 7 साल का बच्चा हुआ तो भी उन्होंने वो बच्चे को देखा तक नहीं। तो मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा मदर से कि ऐसा क्यों?
तो मदर का आंसर था कि वो बहुत ही अलग टाइप के लोग है, बोले उनकी सोचने की, जैसे बोलते ना अपन, सोचने की कैपेसिटी नहीं, कुवत ही नहीं बोले उनकी सोचने की, इतने लो लेवल के लोग है बोले, उनकी सोच ही अच्छी नहीं। अब जो मैंने सवाल किया, जो मदर ने आंसर दिया, इसको आप क्या कहेंगे? Contemptuous. यस, कंटेम्प्टुअस, सार्केस्टिक भी कह सकते हैं, है ना? मॉकिंग, सार्केस्टिक भी कह सकते हैं, कंटेम्प्टुअस भी कह सकते हैं। अब मैं एक्चुअली क्या पूछना चाह रहा हूं वो समझने दो, कि हम देख रहे हैं माइंड एंड डिस्पोजिशन। अब जो मैंने सवाल किया था उसका इफेक्ट बेबी के डिजीज से कुछ रिलेशन रखता है क्या? फटाफट आंसर दो, अपने को आगे चलना है। बोलो। जो जी ये सर, रिलेशन रखता है। बताओ कैसे? जैसे सर वो लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट किए, क्या प्रॉपर्टी को लेके या फ्यूचर को लेके, ऐसा भी हो सकता है उसको फैमिली में अपना हिस्सा नहीं समझ रहे हैं तो प्रॉपर्टी भी ना दें, और नहीं तरह नहीं का नहीं टेंशन। नहीं 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 नहीं, केस Whenever needed, एनालिसिस, sir. केस एनालिसिस में आप देखो, जो कंटेम्प्टुअसली और सार्केस्टिक रिमार्क्स मदर ने यहाँ जी जी, दिए, तो उस हाँ हाँ, उसका मदर रिलेशन के नहीं है सर। मदर हाँ, के उसका माइंड रिलेशन का, नहीं। मदर के डिस्पोजिशन का, मदर के रिएक्शन का बेबी के डिजीज से कोई नहीं है रिलेशन है? जी जी, नहीं लेना देना नहीं है, उन्होंने मूव किया वहां पे। हाँ, तो ऐसे केस में फिर किस सिम्टम्स को इंपॉर्टेंट लेना है? कौन से सिम्टम्स इंपॉर्टेंट रहते हैं? जो बच्चा 7 साल से कंटिन्यूअसली रिकरेंटली उसे, तो अपने को यहाँ देखना है उसके अंदर लाइफ में फियर कहाँ आ रहा है ना, क्योंकि बार बार और उसकी बार बार इंजुरी कहाँ है, मतलब डर कहाँ लग रहा है, उसको लोगों से खतरा कहीं समझ में आ रहा हो। यस, वेरी गुड। तो जो ब्रोंकाइटिस होता है बिकॉज ऑफ स्टक फीलिंग, बिकॉज ऑफ फियर से होता है, राइट? तो जैसे कि ये पॉइंट मुझे वहां इतना ऐसा ट्रेस करके गया मदर का, कि इतना प्रोमिनेंट नेचर, हॉटी नेचर मदर का है, तो कैसे वो एक्सेप्ट करेंगे इसे, राइट? कंटेम्प्टुअस तो नेचर है इसको तो सर लेंगे ना। ये। अगर मदर ट्रीटमेंट करते हैं तो मदर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन बेबी के लिए हमें इस सिम्टम से, इस पॉइंट से क्या हेल्प हो सकती है? अगर मदर का इतना कंटेम्प्टुअस नेचर है, वो इतने सार्केस्टिकली बिहेव करती हैं, तो अल्टीमेटली उसके रिलेशंस फैमिली से कैसे होंगे? फिर फैमिली वाले लोग इसको कैसे ट्रीट करते होंगे, राइट? हाँ, तो फिर आगे की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आगे उसकी हिस्ट्री में मिला कि जब मैंने उसे क्वेश्चन किया कि ये पीरियड में, जैसे 7, 8, 9, ये 3-4 महीने में कोई फियर आपको थी क्या? किसी चीज का डर लगता था क्या? नहीं बोले, कोई नहीं। लेकिन हमें ये पॉइंट हमारे पास आ गए कि इसका ऐसा नेचर है, मतलब 100% वहां कुछ ना कुछ हुआ है ना? उन्होंने इसे ट्रीट किया होगा, उन्होंने इसे कुछ ना कुछ करने की कोशिश की होगी, तब उसने जाके बोला, जब उसे इतना प्रिक करना पड़ा कि भाई क्या हुआ बताओ, नहीं कुछ तो भी हिस्ट्री है, तब उसने बताया कि यस, उन्होंने कई बार हमारे रिपोर्ट दिए, मेरे हस्बैंड से झगड़ा किए, मारने की कोशिश की। तब उसकी हिस्ट्री में मिला कि हर बार उसे ऐसा लगता था कि नहीं कुछ तो भी हो जाएगा और ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे। सो फियर ऑफ मिसफॉर्चून, इंजुरी। यस। जी जी।
फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून वहां पे उसको बार बार लगता था कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, हमें कुछ ना कुछ करेंगे। तब उसका परिणाम मतलब एक सिम्टम पर से हम ऐसा नहीं, जो सिम्टम हमें वहां पे जरूर मतलब इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन वो सिम्टम हमें हिस्ट्री की दिशा डायरेक्शन दिखाएगा कि 100% वहां पे कुछ तभी है। तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो ईच एंड एवरी पॉइंट जो पेशेंट नैरेट करता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप उसे किस तरह से ले रहे हैं ये डिपेंड करता है आपके आर्ट पे, आपके गट्स पे, राइट? यस। तो माइंड एंड डिस्पोजिशन में ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द पेशेंट इज इंपॉर्टेंट। खाली आपको अकॉर्डिंग टू केस, अकॉर्डिंग टू माइजम, अकॉर्डिंग टू डिजीज आपको उसे इंटरप्रेट करना है, राइट? तो माइंड एंड डिस्पोजिशन में, एनालिसिस में आपको समझ में आया? यस। देन टोटलिटी। अब 7th पॉइंट है, देखो 6 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपको PQRS ढूंढना है, देन स्फीयर ऑफ एक्शन, स्पीड ऑफ डिजीज, देन माइजम, देन जर्नी ऑफ डिजीज, देन जनरल्स, देन माइंड एंड डिस्पोजिशन, एंड 7th पॉइंट इज टोटलिटी ऑफ सिम्टम। जो केस आपने ली, जो मेंटल्स आपने देखे, जो फिजिकल जनरल्स आपने देखे, उसमें से आपको क्या क्या मिला, वो जो भी 3-4 सिम्टम्स है आपको उसे कलेक्ट करना है और रेपर्टराइज करना है। सो द एंटरिंग पॉइंट इन द केस ऑलवेज शुड बी इन करस्पॉन्डेंट टू द माइजम, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग rubric suitable to miasm with other combined material mental basic rubrics, that is Kantian method, covering the other miasms of the patient for triasmatic picture of the genetic constitutional similarities. जितने भी आपने माइंड से लिया, डिजीज से लिया, फिजिकल्स एंड जनरल से जो भी सिम्टम्स लिया है, आपको उसे वो सिम्टम्स लेके आपको रेपर्टराइज करना है। और जो सिमिलिमम जो मेडिसिन आएगी, सपोज आपको 2, 3, 4 जो भी मेडिसिन आए, तो अकॉर्डिंग टू डिस्पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजिशन आपको उसे रूल आउट करना है, मेडिसिन को सिलेक्ट करना है एंड प्रिस्क्राइब द पेशेंट in which potency according to the miasm. So in SORA the higher potencies, in psychosis the lower potencies, and syphilitic medium potencies. So 30 to 101 ml according to miasm आपको डोज, सिंगल डोज देना है। सो तो इन शॉर्ट यहाँ पे दिया है कि स्ट्रॉन्ग रूब्रिक सुटेबल टू miasm, अदर कंबाइंड रूब्रिक दैट इज Kantian method, take the mentals from the mental symptom, from the general symptoms, from the physical generals, and any characteristics physical general symptoms or physical particular symptoms, then generals, and repertorize, and afterward differentiate the remedies according to the present disposition. So in SORIC use the acute chart, more importance to senses. Why? Because SORIC case, and in psychotic disease innate characteristics plus disposition plus thermals and thirst, and in syphilitic cases syphilitic rubrics, disposition, thermals and thirst. So this is the analysis of SORIC, psychotic and syphilitic cases. और आगे सर ने दिया है कि स्लो syphilitic diseases है, तो which are the slow syphilitic diseases? Who will tell which are the slow syphilitic diseases? Psoriasis, Psoriasis, okay. Diabetes, okay. diabetic, Yes. okay. Thyroid also. Renal failure, Renal failure, nephrotic syndrome, yes. So these are the slow syphilitic diseases. और slow syphilitic disease में क्या approach है? Syphilitic rubrics plus disposition plus thermal and thirst. Then fast syphilitic diseases, syphilitic rubrics and only senses. Why senses? Because we have had to SORA here. So syphilitic rubrics plus SORIC rubrics, या फिर सेंसेस में आप सिफिलिटिक रूब्रिक भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें फास्ट सिफिलिटिक केसेस में एनालिसिस करना है। सो basis of prescription should not be the general symptoms or trait of miasm. Select the symptoms from the
कॉन्स्टिट्यूशन। यस, ओनली जनरल्स पर, ओनली जनरल सिम्टम्स आप लेके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट मेडिसिन विल बी पार्शियल सिमिलिमम मेडिसिन, ओनली डिजीज सिमिलर रेमेडी। यस, इसीलिए हमें ऑलवेज कंसिडर करना है मेंटल मेकअप, फिजिकल मेकअप, जनरल मेकअप, माइजमेटिक मेकअप। यस, तो इन एंड द डिजीज मेकअप, इन 5 मेकअप में से ही जो मेडिसिन निकलेगी दैट इज द परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिली। यस, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ केस। अब इस पे किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। सर फास्ट Yes. डिसीज में सेंसस कैसे लेंगे? which disease? फास्ट सिपिलिटिक डिजीज में सिम्टम्स कैसे लेंगे? यस, सेंसस कैसे लेंगे? सेंसेस कैसे लेंगे? वहां पे सेंसेस में आपको देखना है कि कुछ पीक्यूआरएस मिलता है क्या। जैसे कि फास्ट सिपिलिटिक केस है, जैसे कि पेशेंट कोमा में चले गया, हेड इंजरी है, पैरालिसिस हो गया, तो ऐसे केसेस में सेंसेस कैसे लेंगे कि अगर पेशेंट को पैरालिसिस है हैंड का और आपने टच करने के बाद पेशेंट के चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा है या फिर पेशेंट के स्किन पे आपको कुछ दिख रहा है, दैट इज द सेंसेस प्रोमिनेंट, सेंसिटिव टू टच हो गया। यस, तो इस तरह से हमें सेंसेस देखना है। अगर पेशेंट सपोज कोमा में है और आपको पेशेंट अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, पेशेंट अनकंफर्टेबल दिख रहा है दो ही इज इन कोमा, दैट मीन्स जैसे कि हम एक सिम्टम देखते हैं आर्निका में कि बेड फील्स हार्ड, राइट? तो पेशेंट कोमा में होने के बाद भी ये सिम्टम्स आप ले सकते हैं, दिस इज द सेंसेस। अंडरस्टैंड? सर पांचों सेंसस देखना पड़ेगा? जो मिल रहा है वो देखो, जरूरी नहीं कि पांचों सेंस दिख ले, हमें एक सेंस मिल रहा है वहां पे, उसे पिकअप करो। सर कोमा में रह के पेशेंट अगर रेस्टलेस है बेड पे तो क्या रूब्रिक पकड़ेंगे? कोमा रेस्टलेस फाइंड आउट करो कि पेशेंट रेस्टलेस क्यों है, कोमा में होने के बाद भी रेस्टलेस क्यों है ना? जैसे कि ड्यू टू, लेकिन तो बोल नहीं है, अगर आपको ऑब्जर्व करना है ना, फाइंड आउट करना है मतलब क्या, किसको, पेशेंट को थोड़ी पूछेंगे आप, आपको ऑब्जर्व करके उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर वहां पे चिल्ड एटमॉस्फेयर पेशेंट को सूट नहीं हो रहा है या हॉट एटमॉस्फेयर सूट नहीं हो रहा है, वहां का नॉइज सूट नहीं हो रहा है, कि पेशेंट को बेड सूट नहीं हो रहा है, क्यों रेस्टलेस है, या फिर पेशेंट के बिफोर गोइंग टू कोमा, पेशेंट कोमा में जाने के पहले पेशेंट की मेंटल कंडीशन क्या थी, व्हाई पेशेंट बिकम रेस्टलेस, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव फैक्टर में भी मिल सकता है या फिर इन जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है इसमें से भी आपको मिल सकता है। यस, आपने बताया ना कि चीली हॉट कोमा के पेशेंट को देखने के लिए वो कहाँ पे कहे आप ना कि ये खड़ा हो जाता है और बढ़ जाता है, वो समझ में नहीं आया सर, मराठी में आप बोले थे तो समझ नहीं पाए। मराठी में बोल रहा था मैं। हेलो, हाँ हेलो, नहीं वो आपने कहा ना कि किसी ने कहा कि कोमा के पेशेंट में चीली हॉट कैसे देखेंगे, तो आपने कहीं बताया कि वहाँ के हेयर खड़े हो जाते हैं, क्या होते हैं? यस, तो थर्मल्स कैसे उन्हें निकालना, तो आप उसे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि गुज बम्स पेशेंट के, जैसे कि पेशेंट कवर्ड अप है पूरा, तो उसका कवर हटा के देखो, पेशेंट को गुज बम्स होते हैं तो दैट मींस चिली, अगर नहीं होते, कंफर्टेबल है पेशेंट, कवर्ड अप नहीं है फिर भी पेशेंट कंफर्टेबल, दैट मींस हॉट पेशेंट। ठीक ठीक, थैंक यू सर, समझ में आ गया। सर ये ज्या केसेस असतात हिंदी in cancer patients, thermal is important or not? No, not necessary, because in comas patient lot of proteins loss होता है, क्योंकि वेट लॉस हो जाता है वहां पे, बॉडी वेट लॉस होने के बाद हीट लॉस हो जाती है बॉडी की, तो पेशेंट वहां पे
ऑलवेज चिली फील करता है, क्योंकि वेट लॉस होने के बाद मसल्स अगर कुछ नहीं बचते हैं तो पेशेंट थोड़े से भी टेम्परेचर में चिली फील करता है। तो वहां पे, क्योंकि देखो वहां पे दो चीजें हैं, एक तो आप कंसिडर करो या फिर ना करो। करो तो क्यों करना है उसका कॉजिशन आपको पता होना चाहिए। अगर पेशेंट कैंसर का है तो कैंसर में क्या हो रहा है, वहां पे जीन्स का म्यूटेशन हो रहा है। तो जीन्स म्यूटेशन के बाद जो भी सिम्टम्स आएंगे, दैट इज द फिनोटाइपिक सिम्टम्स, वो हर सिम्टम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये पहले से उसको है, पहले से पेशेंट चिली है, तो वहां पे आपको चिली कंसिडर नहीं करना है। पेशेंट पहले से हॉट है तो वहां पे हॉट नहीं कंसिडर करना है। आफ्टर द जीन म्यूटेशन अगर कुछ मिलता है और प्रोमिनेंटली मिलता है, देन यू कैन टेक इट। सर आफ्टर मेनोपॉज थर्मल चेंज हो जाते हैं, तो उस टाइम क्या कंसिडर करें? जो प्रोमिनेंट है वो देखो। अगर पेशेंट उस वक्त भी पहले चिली था अभी हॉट है तो छोड़ दो, पहले हॉट था अभी चिली है तो छोड़ दो, लेकिन पहले भी चिली था लेकिन अभी स्ट्रांग चिली हो गया तो आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर चेंज हुए तो सर, थर्मल चेंज हुए तो वो अकॉर्डिंग टू अपना हार्मोन्स हुआ है इसलिए छोड़ दो। तो प्रीवियस वाला लेने का, अगर प्रीवियसली वो चिली थी और आफ्टर मेनोपॉज हॉट होगी तो हॉट कंसिडर करेगी चिली? मोस्टली तो चिली कंसिडर करना चाहिए जो पहले था, दैट इज द बेसिक। यस, थैंक यू। और सर कोई लड़का है अगर और पहले चिली था सर, अभी 15-20-30 साल की उम्र में वो हॉट हो गया, उसको सन एग्रीवेशन होने लगा, हॉट हो गया, पहले बचपन से चिली था 10 साल 15 साल की उम्र तक, ऐसा होता है कि नहीं सर? मेरा पास केस है, मेरा भाई है। नहीं होता है, वो पहले भी हॉट ही था, क्योंकि अभी वो बाहर घूमता है इसलिए उसे महसूस होता है कि या एक ये हो सकता है कि पहले जब छोटा था तब उसे कभी गर्मी में रखा ही नहीं, गर्मी में रहने ही नहीं दिया, इसलिए उसे महसूस ही नहीं हुआ। या फिर ये भी हो सकता है कि अभी वो जैसे पहले चिली था तो अभी भी चिली है लेकिन एग्रीवेटेड बाय सन हीट है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ सर, हेलो। जैसे आपने बताया ना सर, कोमा में पेशेंट रहता है तो उसका प्रोटीन लॉस होता है, हीट लॉस होता है, तो चेंज होता है। मैंने सर 1 साल पहले एक केस देखा था, फेल्योर हुआ था, कोमा का ही केस था, ब्रेन हिमरेज हुआ था। वो दादी का उम्र लगभग 80 के आसपास था। 26 दिन वो बेड पे थी, डॉक्टर ने बोल दिया था लेके घर जाइए, और वो कुछ खाई नहीं थी। 2-4 चम्मच दाल का पानी कभी कभार लिया उन्होंने, वो लोगों ने दिया, लेकिन 26 दिन में ना कहीं ये दिखने में नहीं लगा कि वो उनका भी ½ kg वेट कम हुआ हो, सेम वैसे ही पूरा बॉडी था। तो हो सकता है रिटेंशन ऑफ वाटर की वजह से वेट लॉस नहीं हुआ। और लेकिन सर यूरिन करती थी वो, और पानी ना 2-4 चम्मच लोग पिलाने के लिए कब चली जाएं, इसकी भी आता था, इसलिए वो लोग देते थे। तो किसी ड्रग का कोई अनकॉमन कैरेक्टर है क्या? 26 दिन उन्होंने कुछ ही नहीं लिया, बॉडी सेम का सेम। माइंड में किसी तरह भी बात के लिए फियर थी उनके, इसलिए लूज नहीं किया कुछ भी। यस, इनसिक्योरिटी थी। आप देखो सोरियासिस के पेशेंट में प्रोटीन लॉस बहुत होता है ना? यस, तो ऐसे केसेस मोस्टली चिली हो जाते हैं। अच्छा। यस सर थायराइड के केसेस में थर्मल चेंज थायराइड के केसेस में बॉडी का बैलेंस ही इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो मोस्टली वहां पे पेशेंट हॉट फील करता है। तो वहाँ पे थर्मल्स कंसिडर करना है या नहीं? बेसिक देखो, बेसिक पहले पेशेंट कैसा था और वही कंसिडर आपको करना पड़ेगा। ओके सर। तो सर थर्मल जो है हिस्टेरिकल केस में
और जो जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है 7th लेयर में जो चेंज आ रहा है, वो दोनों को छोड़ के और सब में लेना है? मोस्टली हिस्टेरिकल केसेस में नहीं लेना है, और जहां पेशेंट आपको मतलब दिख नहीं रहा है, आप ऑब्जर्व कर नहीं पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है, वहां छोड़ दो। जी। जबरदस्ती से मत लो। नो रूल इज हार्ड एंड फास्ट, है ना। और सर कंफर्म है तो ही आपको कंसिडर करना है। MRCP और ऑटिज्म वाले बच्चे जो है उनमें थर्मल लेना है या नहीं लेना? अगर इजीली मिल रहा है तो लीजिए, अदरवाइज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मत कीजिए। कंफर्म करो मदर से, पेरेंट से, अगर मिल रहा है तो जरूर लेना है, नहीं मिल रहा है छोड़ दो। थैंक यू सर। या थैंक यू। सर साइकोटिक केसेस में यस, जब रेफर करते हैं तो इनेट कैरेक्टर और डिस्पोजिशन लेते हैं, तो हाँ, डिस्पोजिशन और इनेट कैरेक्टर में क्या फर्क है? डिस्पोजिशन और इनेट कैरेक्टर में क्या फर्क है, राइट? कौन बताएगा डिस्पोजिशन और इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फर्क है? कौन बोलेगा? कोई एक्सप्लेन करेगा? डिस्पोजिशन ही इनेट कैरेक्टर्स है। डिस्पोजिशन ही इनेट कैरेक्टर्स है, किसने बताया? नाम अपना नाम बताओ। डॉक्टर नरेश बावनकर। डॉक्टर नरेश बावनकर सर, ठीक। और कौन बोलेगा? साइकोटिक केसेस में पूछा ना आपने? सेंसिटिविटी सर। नहीं, इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्पोजिशन किसने क्वेश्चन पूछा? तो मैंने यस, साइकोटिक केसेस में हमें इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्पोजिशन लेना है। तो मैंने सवाल किया कि कौन बताएगा इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और डिस्पोजिशन क्या होती है। इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फिजिकल्स, जनरल्स, मेंटल्स, डिजीज मेकअप एंड माइजमेटिक मेकअप, ये तीनों में से आपको इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स लेना है। तो इनेट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज जो आपको थ्रो एंड थ्रो बचपन से जो मिल रहा है, दिख रहा है, ले सकते हैं। और डिस्पोजिशन में आप मेंटल्स में पर्टिकुलरली आप देखिए कि डिस्पोजिशन किस टाइप की है। जैसे कि हर बार कुछ भी होता है तो पेशेंट उसे फेस नहीं कर पाता है, खुद को पीछे खींच लेता है, आगे कभी जाता ही नहीं, खुद होके कुछ एक्शन लेता ही नहीं है। तो ये हो गई उसके डिस्पोजिशन। तो ये यहाँ पे हमें कंसिडर करना है उसका। यस, क्या लेंगे इस कंडीशन को? डिस्करेजनेस। हर बार पेशेंट डिस्करेज हो जाता है ना, खुद को रिजाइन कर लेता है, विड्रॉल कर लेता है, ये हो गई उसकी डिस्पोजिशन। कुछ भी होगा है कि थोड़ा सा भी कुछ भी होगा है कि रोना, थोड़ा सा भी कुछ भी होगा है कि रोना, विपिंग ले सकते हैं या फिर लैमेंटिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से ये होगी डिस्पोजिशन। इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हर चीज में से निकालना है कि उसकी इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यस, गॉट इट? ओके, और
Should I stop here? Yes. तो कल हम मिलेंगे, कल हम देखेंगे एक केस दिखाना है ना सर। यस कोमा का केस। हाँ एक्चुअली कल केस भी देख सकते हैं या फिर हम स्लो प्रोग्रेसिंग साइकोटिक डिजीज, अच्छा ये एनालिसिस हम परसों देख लेंगे, चलेगा? ओके जी सर। तो देखते हैं, कल एक केस देख लेंगे, ठीक है सर? सर स्टोमक में जो इरोशन है वो भी सिफिलिटिक केस में आएगा, जो स्टोमक में हल्का इरोशन होता है? erosion, it is psychosyphilitic. When it convert into pure ulcerative, then it is pure syphilitic. So okay, thank you very much. कल हम मिलेंगे इसी टाइम पे। Yes, thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Good day. Thank you, sir. Yeah, good day. Bye bye. See you.